हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो पिछली कुछ वीडियो में हम बात कर चुके हैं पानीपत के युद्धों की, पहला और दूसरा युद्ध। आज सोचा तीसरा युद्ध की बात कर लूँ आप सभी लोगों से। यहाँ इस तीसरे पानीपत के युद्ध में बेहद ज़रूरी है कुछ बैकग्राउंड को समझना। देखिए, हालांकि ये जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध में कहीं ना कहीं मुग़ल सल्तनत तो समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, उत्तरवर्ती मुग़ल काल चल रहा था और यहाँ मुग़लों की कुछ ऐसी ज़्यादा शक्ति नहीं रही भारत में। तो जब मुग़लों की कोई शक्ति नहीं रही तो उस समय भारत में क्या चल रहा था, उत्तरवर्ती मुग़ल के समय, उस समय एक नया साम्राज्य का उदय हो रहा था या उस समय चल रहा था। औरंगजेब के समय ही आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। वही शिवाजी महाराज जिनको संस्थापक माना जाता है मराठा साम्राज्य का, और वही मराठा साम्राज्य जो है अभी चरम पे चल रहा था भारतवर्ष में। और यही मराठा साम्राज्य से युद्ध होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। किसके साथ होता है? मराठाओं के साथ। और अपोजिट में कौन है? अफ़गानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी। ठीक है, सो हमें यहाँ जो चर्चा करनी है वो पहले मराठास और अब्दुल शाह अब्दाली, इनका बैकग्राउंड समझ लेते हैं क्या है, फिर डायरेक्ट हम आते हैं कहाँ, अपने युद्ध पे कि क्या कैसा रहा युद्ध में माहौल और कैसी सारी चीज़ें। तो देखिए, अहमद शाह अब्दाली की बात कर लेते हैं। देखो यार, आप सभी लोगों ने एक और नाम सुना होगा किसी समय, थोड़ा सा पहले एक नाम आएगा नादिर शाह का। नादिर शाह ईरान का शासक हुआ करता था, ईरान का सिकंदर उसको कहा जाता था। भारत पे उसने आक्रमण करा। कब करा? 1739 एडी के आसपास, है ना, 1739 एडी। इस युद्ध में उसने दिल्ली पे भारी लूटपाट मचाया। और आपने सुना भी होगा वो मयूर सिंहासन जो दिल्ली में था, या जो किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। वो मयूर सिंहासन पूरा लेके चला जाता है, उसी में वो कोहिनूर हीरा भी लगा था। ठीक है, तो खूब भारी लूटपाट करता है और वापस चला जाता है कहाँ? अपने ईरान का सिकंदर उसको कहा जाता था। तो उस समय अगर बात करी जाए तो 1739 के आसपास तो उसने अटैक किया ही था। तो 1739 में ईरान भी अच्छा खासा शासक था वहाँ पे, या शासन अच्छा मजबूत था। भारत में इस समय क्या चल रहा है? मराठाओं का उदय चल रहा है। मराठा भी अच्छी अपने पीक पॉइंट पे चल रहे हैं, शक्ति उनकी काबुल तक बनी हुई है, ठीक है, या पेशावर तक बनी हुई है। तो यहीं कहीं इसी समय की बात है जब अफ़गानिस्तान में उदय होता है किसका? अहमद शाह अब्दाली का। याद रखिए, अब आज अफ़गानिस्तान अलग देश है, और अलग देश होने के कारण सबके अपने अपने परिप्रेक्ष्य होते हैं देखने के। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली को फादर ऑफ नेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही पूरे अफ़गानिस्तान को एकजुट करा। हम चर्चा करने वाले हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और इसी कारण उनको बाबा भी कहा जाता है, अहमद शाह बाबा। ठीक है, तो कैसे ये चालू हुआ सारा काम, हम पहले इस पर चर्चा करते हैं। देखिए यार, नादिर शाह का आक्रमण चल रहा था, ईरान में उसका दबदबा चल रहा था, तो वो ईरान से अफ़गानिस्तान की तरफ अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा था। और एक समय प्रभुत्व था, अगर बात करी जाए तो लगभग 1722 से लेके 1740 के आसपास तक, पहले तक प्रभुत्व था ईरान का कहाँ? अफ़गानिस्तान में। ठीक है, आपके अब्दाली के पिताजी जो थे, तो पिताजी भी शासक रहे हैं एक छोटी सल्तनत के। यहाँ कबीले चल रहे थे अफ़गानिस्तान में, अलग अलग कबीले, अफ़गान और पश्तून कबीला। बेसिकली ये पश्तून और अफ़गान का कॉम्बिनेशन है अफ़गानिस्तान। तो पश्तून कबीले के सरदार हुआ करते थे पिताजी किसके? अब्दाली के। लेकिन उनको कैद कर रखा था किसने? नादिर शाह ने। ठीक है, इनके भाई को कैद करके रखा था, तो वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। तो यहाँ कहीं ये गुस्से के साथ या हर प्रकार से अपने आप में सक्षम तो थे ही, और वो सक्षमता का परिचय देते हुए इन्होंने खुद को एकत्रित संगठित करना चालू करा, और चालू करने के बाद खुद को शक्तिशाली बनाया। ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह ने भी जब इनको उभरते हुए देखा तो समझ गए थे कि ये कुछ करेगा, है ना, तो कुछ करना और आगे चल के ये करते हैं, शासक बनते हैं अच्छे खासा। ठीक है,
अब अहमद शाह अब्दाली की बात करी जाए तो 1722 के आसपास तो जन्म ही हुआ इनका, ठीक है। और 25 वर्ष की एज में बात करें अगर तो 1747 के आसपास इनको सभी जो लोकल पंचायत वगैरह होती है ना, वहाँ की पारंपरिक पंचायत या जो आसपास के कबीलों के हेड जो है सरदार, तो उनने मिल के, जिसको मेरे ख्याल से गार्दी गिरजा कहा जाता है, जिरगा, ठीक है। तो पंचायत को उनकी जिरगा, उनने मिल के इसको क्या करा, शाह घोषित कर दिया, यानी शासक घोषित कर दिया, ठीक है। अब ये बना शासक, अभी तक नहीं बना था, ठीक है। अभी तक शक्तिशाली था, धीरे धीरे एक टुकड़ी का सरदार था, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा था। तो इसने टुकड़ी का जब सरदार हुआ करता था तब भी इसने आक्रमण करे। देखो भारत पे ये उसका पहला आक्रमण नहीं था, ठीक है। ये जो पानीपत का युद्ध होने वाला है ये 6वां आक्रमण था भारत पे उसका, ठीक है। उससे पहले भी 5 बार आक्रमण वो कर चुका था। तो 47 में जब वो शाह बनता है तो तभी वहाँ के, देखो एक तो ऐसा कहा जाता है अफ़गानिस्तान के लोगों के द्वारा कि इसका स्वभाव बड़ा विनम्र था और लोगों में घुलने मिलने की आदत थी। अच्छा स्वभाव और विनम्रता के कारण क्या होता है, लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रभुत्व देने लगते हैं या इसकी बात मानने लग जाते हैं। और कहा जाए तो उस समय की जो भी दंगे हुआ करते थे आपसी कबीलों के, उन सबको ख़त्म करके सारे कबीलों को एकजुट करने का काम किसने किया, अब्दाली ने। तब जाके उसको एक फादर ऑफ नेशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं से तो अफ़गानिस्तान का उदय हुआ, इससे पहले कोई अफ़गानिस्तान नहीं था, अभी अफ़गानिस्तान का उदय हुआ। तो इसके चलते इसको वहाँ बहुत ज़्यादा माना जाता है। अब रही बात हमारी, तो हमारे यहाँ तो आक्रमण करा था भैया, तो हम तो आक्रमणकारी बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन हाँ, बेसिकली क्या, वहाँ के लोगों का जो नज़रिया है वो मैंने आपको बताया। अब वहाँ जब इनको तख्तपोशी हो रही थी या शाह का इनको पदवी दी जा रही थी, तो एक सूफ़ी दरवेश, मतलब संत की बात करें तो सूफ़ी दरवेश ने इनको उपाधि दी थी दुरे दुर्रानी। किसकी, दुरे दुर्रानी, इसका मतलब होता है मोतियों में मोती। और ये उपाधि दी किसने, सूफी दरवेश ने, साविर शाह नाम रहता है उनका। और इसी उपाधि के कारण दुरे दुर्रानी, यहाँ से चलने लगा इनके वंश का नाम दुर्रानी राजवंश। अभी तक ये पश्तून और अफ़गान थे, ठीक है। ये दक्षिण अफ़गानिस्तान में कांधार के आसपास वाले इलाके में रहा करते थे, ठीक है, इनका कबीला पूरा। अब यहाँ से दुर्रानी नाम चालू हो गया, दुर्रानी वंश यहीं से चालू हुआ, समझ रहे। तो ये यहाँ चालू हुए दुर्रानी वंश। अब भाई साहब आप देखो तो इन्होंने आक्रमण करे, क्यों, क्योंकि भारत की संपदा तो नाम शुरू से चल रहा है। आप प्राचीन भारत में भी देखोगे, आप मध्यकालीन में या अब आधुनिक जो चल रहा है, तो हर समय भारत की संपदा का कहीं ना कहीं नाम तो है। और इस संपदा के लालच में कहीं ना कहीं लोग भारत पे आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। अब दिक्कतें देखो साहब, एक साइड तो ईरान, दूसरी साइड भारत। अब भारत में संपदा है, लेकिन भारत में यहाँ प्रभुत्व बढ़ रहा है किसका, मराठाओं का। उस समय की बात करी जाए तो यहाँ भारत में पेशावर तक कहीं ना कहीं पहुँच गए थे मराठा पेशावर तक पहुँचेंगे तो आगे ही तो अफ़गानिस्तान है, और उस साइड ईरान है, वहाँ से भी इधर दबाव पड़ रहा है, दोनों तरफ से बीच में बफर स्टेट, तो सामने वाले को अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। तो इसके चलते ऐसा कहा जाता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए इन्होंने ये अटैक करना चालू करे। लेकिन बेसिक काम तो क्या, लूटपाट, ठीक है। तो अब यार इन्होंने आक्रमण चालू करे। बात करी जाए तो 1739 में जब ये शाह भी नहीं थे तब इनने अटैक किया भारत। उसके बाद दूसरा अटैक 1748, 1749, 1752, 1756 का जो 5वां अटैक होता है ये मथुरा वृंदावन पे करते हैं, भारी लूटपाट और संहार करते हैं और चले जाते हैं। अब ये जो अटैक होने वाला है 59 में, ये इनका 6वां अटैक होने वाला है, ठीक है। तो जब ये 56 के अटैक के बाद यहाँ पे क्या होता है, मराठाओं का प्रभुत्व बढ़ जाता है, मराठा अपनी शक्ति से सीधा पहुँचते हैं। क्योंकि देखो दिल्ली का जो सल्तनत चल रही है, मुग़ल सल्तनत, वो सिकुड़ गई है। दिल्ली से पालम के बीच में छोटी सी सल्तनत बची है, शाह आलम यहाँ पे अभी शासन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे अलग अलग नए राज्य उभर आए हैं, साम्राज्य, रियासत है, ठीक है। जैसे बात करें तो ये रोहिलखंड
रियासत हो गई, ये अवध हो गया, अवध के नवाब आपने सुना भी होगा, बक्सर का युद्ध जब हम करेंगे तो शुजाउद्दौला, ठीक है, तो वो यहाँ पे है। रोहिलखंड में जो है आपके यहाँ नजीब खान उद्दौला बोलते हैं उनको, नजीब खान थे, ठीक है। बिहार रियासत अलग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा जो चल रहा है इधर राजस्थान वाला लगा राजपूताना जिसको कहा जा रहा है, ठीक है। मेवाड़ आपने नाम सुना ही होगा, जयपुर, जयपुर के शासक हैं माधव सिंह, ठीक है। अब मैं इनके नाम इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं इन लोगों के नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्हीं लोगों का तो ये षड्यंत्र है। भाई साहब आप ये वाला इलाका है मराठाओं का, महाराष्ट्र वाला, ठीक है। उस समय ये सब जीत रहे थे दक्षिण से लेके सब, आपने नाम सुना होगा बाजीराव, बाजीराव मस्तानी मूवी भी आई थी, ठीक है, या भी साहू। तो बाजीराव मस्तानी या जो बाजीराव थे पेशवा थे, उनके समय ये इनने उत्तर तक विस्तार किया, बुंदेलखंड तक जीता, ठीक है। फिर अंगले बाजीराव आए, एक्चुअल में जो अंगले बाजीराव हैं वो इस कहानी में पेशवा है। अभी क्या है ये अपन मराठा पे चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी क्या हुआ कि ये परेशान मराठाओं से, कौन, आपके राजपूताना के लोग, रोहिलखंड के हो गए, अवध के हो गए, बिहार के हो गए, यहाँ सब लोग परेशान हो रहे हैं उत्तर भारत के। क्यों परेशान है भाई साहब? परेशान हैं तो हैं क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा मराठाओं ने टैक्स वसूली करी। कौन सी टैक्स? चौथ टैक्स, सरदेशमुखी टैक्स, ठीक है। तो ये जो कर ले रहे थे, इससे देखो लोगों को आप कुछ नहीं करोगे, आप बस उनसे टैक्स लोगे उन रियासतों से, तो आप उनकी सहायता करोगे, मतलब आप उन पे अटैक नहीं करोगे, नहीं तो ये अटैक कर देते, लूटपाट कर देते। तो इन्होंने देश सरदेशमुखी और चौथ कर लेना चालू करा, तो यार अब रियासतों के राजा तो चटकेंगे ना भाई कि हमारी तो टैक्स वसूली कम हो रही है, अब हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो है मैक्सिमम ये क्या इनके विरोध में आ गए। अब इनके विरोध में आएंगे तो यार अकेले तो कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका शासन साम्राज्य मजबूत चल रहा है, तो आपको फिर कहीं ना कहीं षड्यंत्र करना पड़ेगा। अब यहाँ षड्यंत्र के हिसाब से आप अभी तक सोच चुके हो, देख चुके हो क्या कि भैया विदेशी आदमी आता है, लूटपाट करता है, चला जाता है, भाई कम से कम शासन तो नहीं करता, रोज़ रोज़ का पैसा तो नहीं लेना हर बार का, ठीक है। तो अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियाँ, समझ पा रहा हो ना। अपने ही लोग हैं ये, भारत के हिंदू शासक हैं, और राजपूताना वाले या बिहार वाले या फिर आपके, तो ये सब लोग मिल के क्या कर रहे हैं, अपोज करना चाह रहे हैं मराठाओं का। और इसी के चलते ये अफ़गानी शासक किसको, अब्दुल अहमद शाह अब्दाली को बुलाना चालू करता है या उनसे आग्रह करता है। अब यार अब्दाली ने क्या करा, जैसे पेशावर है उस समय ये मराठा यहाँ पे सरदार जो हुआ करते थे शिंदे जी थे, ठीक है, दत्ता जी शिंदे को ये मार देता है। तो यार चटकेंगे मराठा के लोग, मराठा जो भी सरदार हैं वो तो बहुत ज़्यादा चटकेंगे। तो एक तो ये चटक थी दिमाग में कि तुमने मारा कैसे उसको, ठीक है ना। हालांकि ये अब्दाली ने मारा नहीं था, आदेश अब्दाली का ही था। सरदार थे जो उनके सरदार थे, उनके साइड के दो सरदार थे जिनका नाम है अब्दुल समद खां और कुतुब खां। इन लोगों ने मिलके मारा था किसको, शिंदे को। सिंधे ही आगे जाके सिंधिया नाम से चलेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है और धीरे 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 ये क्या करना चालू कर देते हैं, ये यहाँ कब्जा करना चालू कर देते हैं पाकिस्तान वाले इलाके में। कौन, आपके अब्दाली, ठीक है। तो ये यहाँ भारत पे वापस से अटैक चालू हो जाता है। अब यार ये कब्जा करना चालू करेंगे तो यार अब मराठा तो चटकेंगे कि हमारी जगह है। क्यों? क्योंकि यार ये पंजाब वाला इलाका है भाई साहब, पंजाब वाला इलाका है तो वहाँ से आपको दुआब वाला इलाका है, अच्छी रसद मिल रही है, ठीक है ना भाई। आप टैक्स तो लोगे ना, और टैक्स में आपको अच्छी क्वालिटी, यहाँ पूरा अन्न उत्पादन है भारत का, ठीक है। सो ये उनकी रसद, अब ये भी चाह रहे हैं कि भाई हमारा कब्जा हो गया तो हमें भी यहाँ से, क्योंकि अफगानिस्तान में भाई साहब ऐसी कोई ज़्यादा खेती किसानी क्यों है ही नहीं यार, आप समझते हैं ना उस चीज़ को। तो इन लोगों के लिए भी एक ये मेन टैगलाइन है कि अगर ये हमारे हाथ से चला गया तो हम क्या करेंगे, और इनके लिए भी वही चीज़। तो अब इसी चीज़ की लड़ाई है कि भाई ये नहीं देना है, तो बस ये इनका इधर अटैक होता। अच्छा, इस समय क्या मराठा थोड़े से बिजी हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण में इधर चल रहा है हैदराबाद के निज़ाम, सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये निज़ाम का जो उस समय मराठा और निज़ाम की लड़ाई ज़्यादा चल रही थी। अभी तो मैसूर भी आएगा, भविष्य में अपन चर्चा करेंगे, इसी समय की बात है मैसूर। तो इन्होंने दक्षिण में उदगिर में इनका अभियान चल रहा था 58 में, 57-58 में, और जीत जाता है।
ठीक है। तो ये दक्षिण में अभी जीत का या अपने दक्षिण पे नीति पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, कौन, मराठा। और तभी यहाँ पे कमज़ोर होने के कारण ये अब्दाली यहाँ भारत में पेशावर या पूरे पंजाब वाले इलाके को जीतना चालू करता है। अब जैसे ही पता चलता है कि भैया अप्पाजी सिंधे एक्सपायर, ये 1757 की बात है जब प्लासी का युद्ध भारत में चल रहा है, तभी कभी इनको एक्सपायर होगा ये कि भाई साहब अपने लोग भी जा रहे हैं, अपना साम्राज्य भी कम हो रहा है, सारी चीज़ें। उस समय जो है आपका मराठा साम्राज्य अलग अलग मराठा सरदारों में बटा हुआ था, ठीक है, और ये सब एक हुआ करता था, ठीक है। अभी देखो भाई साहब बढ़ेंगे, इन सब लोगों ने कोशिश करी कि क्या करना है, मराठाओं को अपन को पीछे करना है और सपोर्ट लेंगे इसका, ये आएगा हराएगा और जीत के चला जाएगा। अब ये धौलपुर भरतपुर इधर के जो शासक हैं सूरजमल जाट हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं किसका, मराठाओं का, ठीक है। ये रोहिलखंड अवध के जो लोग हैं या शासक हैं, कौन है यहाँ पे, नजीब खां, शुजा-उद-दौला, ठीक है। तो ये सब लोग जो है, अच्छा इन नजीब खां के कहने पे शुजा-उद-दौला की इच्छा तो नहीं थी मराठा मतलब अब्दाली का सपोर्ट करने का, लेकिन इनके कारण ये कर देते हैं कहीं ना कहीं। वो इनको वो बोलते हैं ना आप इमोशनली, तो इमोशनली इनको ब्लैकमेल करके इनको सपोर्ट किसको करवा देते हैं, अब्दाली को। तो ये लोग अब्दाली को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये कुछ लोग हैं जो ग्वालियर तक, या दिल्ली में भी उस समय जो मुग़ल शासक हुआ करते शाह आलम, वो सपोर्ट करते थे मराठाओं को। यहाँ पे उदगिर जीता इनने, ठीक है। उदगिर जीता किसकी दम पे, तोपखाने की दम पे, अपने अच्छे भारी तोपखाने हुआ करते थे इनके पास। और इनका तोपची जो था वो कौन था, इब्राहिम खां गारदी इनका मतलब मुख्य तोपची हुआ करता, उसके अंडर में सारा तोपखाना हुआ करता था। तो वो अपने हिसाब से तो वहीं इनने जीता था, निज़ाम को बड़ी करारी हार थी। अब थोड़ा सा आते हैं कहाँ अपन पीछे, मराठास की ओर। तो मराठा साम्राज्य बेसिकली अपन बात करें तो कहाँ से चालू होगा, छत्रपति शिवाजी से। कब, 1645 के आसपास। इसी समय भाई साहब अभी कौन है, शाहजहाँ भी है, आगे चल के वो क्या होना है, औरंगजेब आएगा। तो आपने सुना भी होगा औरंगजेब से उनका 36 का आंकड़ा रहता है। फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं कब, 1680 में। 1680 में एक्सपायर होते हैं। तो उनके दो बेटे रहते हैं शिवाजी के, एक संभाजी रहता है, एक राजा राम, ठीक है। सो संभाजी तो ऐसे अयोग्य शासक थे, कुशल तो थे नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो उनके बेटे होते हैं साहू जी, छत्रपति साहू जी। और ये अगर बात करें तो आखिरी छत्रपति थे जो स्वतंत्रता से शासन करते हैं। बाकी तो फिर पेशवा के अंडर आ जाते हैं सारे छत्रपति, है ना। राम राजा जो है इनके बाद आएंगे, साहू के बाद, लेकिन वो अकुशल होने के कारण पेशवा उनको अपने अंडर कर लेते हैं। तो अब हेड कौन हो जाता है मराठास का, पेशवा हेड हो जाते हैं। अच्छा, पेशवा पद क्या था, ये प्रधानमंत्री पद था मराठाओं में। आपने नाम सुना होगा अष्टप्रधान, ये मंत्री परिषद थी उनकी। और अष्टप्रधान में सबसे हेड पद किसका था, पेशवा का। तो राजा के बाद या छत्रपति के बाद पेशवा का हुक्म चलता था। आगे चल के ये बनाया किसने, अगर बात करी जाए तो बन तो गया था कहाँ, शिवाजी के समय। लेकिन यहाँ पे पेशवा उतना अभी तक बराबर था शिवाजी के समय पेशवा, लेकिन साहू, छत्रपति साहू जी के समय क्या हुआ, पेशवा का पद थोड़ा सा बढ़ गया और वो हेड पद हो गया। और आगे जाके, अच्छा ये साहू जी का ही है पूरा इनका सपोर्ट पेशवा को बढ़ाने का, ठीक है। अभी साहू जी के बाद तो फिर इतनी शक्ति हो जाती है पेशवा में भी, खुद ही अंडरटेक कर लेता है किसको, छत्रपति के पद को। अब चल कौन रहा है, पेशवा ही चल रहा है, ठीक है। तो देखो साहू जी के समय अगर बात करें तो पेशवा कौन बना, विश्वासनाथ पेशवा सबसे पहले। विश्वासनाथ के बाद आएगा कौन, बाजीराव, आपने नाम सुना होगा, बाजीराव की तलवार, है ना। तो वो, तो बाजीराव के बाद उनका बेटा जो बाजीराव द्वितीय के नाम से पेशवा बनता है। कब से कब तक रहेगा वो, बाजीराव एक्सपायर होंगे 1740 में, तो 40 से 61 तक रहेंगे, 21 साल, ठीक है। इसी समय ये युद्ध होने वाला है। बाजीराव सेकंड, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, वो नाना साहब नहीं जो झांसी की रहने वाले, वो नाना साहब द्वितीय हैं, ठीक है। ये पहले नाना साहब हैं। तो नाना साहब यहाँ पर पेशवा हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो किरदार आने वाले हैं मराठा की तरफ से, देखो यार बाजीराव जो फर्स्ट थे, ये तो बाजीराव सेकंड है, नाना साहब। बाजीराव जो फर्स्ट थे उनके भाई थे, उनके भाई का नाम है चिमाजी अप्पा, सगे भाई चिमाजी अप्पा और बाजीराव साथ में युद्ध करते करते एक्सपायर हुए थे भाई बाद में, उसी समय 40 के आसपास, ठीक है। सो चिमाजी अप्पा के बेटे हैं सदाशिवराव भाऊ,
चिमाजी अप्पा के बेटे हैं। कौन? सदाशिवराव भाऊ, जो यहाँ पर मेन किरदार में रहने वाले हैं मराठाओं की तरफ से सेना नायक इस युद्ध में। ठीक है, इसके अलावा अभी बाजीराव के भाई थे, तो बाजीराव के बेटे अगले बाजीराव बनते हैं पेशवा। ठीक है, ये भाई नहीं बनते, यानी उनका लड़का, ये भी बराबर के ओहदे के हैं। तो बाजीराव, नाना साहब और सदाशिव भाऊ लगभग भाई भाई थे, चचेरे भाई। ठीक है, अब बाजीराव के बेटे का नाम है विश्वासराव, एक और बेटा होगा, ठीक है, जो आगे जाके शासन करेगा, लेकिन यहाँ पर विश्वासराव। ठीक, ये भी अच्छा कुशल तीरंदाज और सब रहता है, अच्छी खासी परीक्षण करता है। लेकिन इस समय अच्छा देखो, नाना साहब के भी भाई हैं, एक नाना साहब के एक भाई भी हैं, उनका क्या नाम है? रघुनाथ राव। ये सगे भाई हैं रघुनाथ राव, वो चचेरे भाई हैं। कौन? सदाशिवराव भाऊ। तो यहाँ पे अभी सदाशिव भाऊ क्या था, ये उदगिर का जो युद्ध है ये इनके नेतृत्व में लड़ा गया था और बड़ी ही कुशलता से इनने पराक्रम दिखा के जीत दर्ज करी थी। तो नाम जो है इनका कुशल सेना नायकों में शुमार हो गया था। कब की बात है ये? 58-59 की बात है, 1758-59। अब इसी किसी समय फिर से छठी बार आक्रमण हो रहा है, किसका? अब्दाली का। क्यों बुलाया है? ये बाकी के लोग परेशान थे, इनने बुलाया। ठीक है, तो अब्दाली आएगा भारत में और लूटपाट उत्पात मचाना चालू करेगा। मराठाओं की जो भी रियासतें हैं, जो भी इनके अंडर में जितने भी शासन हैं, उनको फोड़ा फाड़ी करना, इसको करना है, चालू करना है। ठीक है, अभी आएगा, अब इनके पास खबर पहुंचेगी मराठाओं के पास कि भाई साहब कौन आया? अब्दाली आया। अब क्या करना है? उसको भी अपोज करना, भगाना है उसको ना। तो अब हेड कौन है? अभी फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा तेज चल रहा है कौन? वो है सदाशिवराव भाऊ, उनका नाम चल रहा है ना बाबा। तो अभी क्या होगा? उनको हेड बना के पहुंचाया जाएगा कहाँ कि जाओ भैया तुम देखो। ठीक है, तो वो अपनी सेना लेके जाएंगे। अब देखो आप यहाँ मराठा साम्राज्य में कहीं ना कहीं हिंदुत्व का बोलबाला चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा धार्मिक माहौल रहता था। अभी धार्मिक माहौल के कारण क्या है कि लोग तीर्थ यात्रा पे भी जाते थे, लेकिन उस समय लूटपाट ज़्यादा होती थी भाई। ऊपर शासक अगर मुस्लिम शासक हैं या जो भी हैं, और जो भी लुटेरे हैं, यहाँ तो कोई वो शासन की हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं। लुटेरे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, लुटेरे तो लुटेरे, उन्हें लूटना तो लूटना। तो लोग क्या करते थे? तीर्थ यात्रा करने के लिए सपोर्ट चाहिए ना उनको, तो भाई ये यहाँ से जत्था के जत्था क्या है, सेनाओं के साथ निकलते थे कि प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो अभी भी यही हुआ कि ये ऊपर जा ही रहे थे वहाँ तक, तो तीर्थ यात्रा के लिए लोगों ने कहा कि हम भी चलते हैं भाई साहब, हमारी सुरक्षा भी हो जाएगी, निकल लेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50,000 का क्राउड जो था, तीर्थ यात्री जो थे, वो आपके साथ इस सेना में शामिल हुआ। निहत्ते लोग अब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं भाई साहब। एक ये बहुत बड़ी खामी रहेगी जो आगे चल के हमें मुश्किल पैदा करने वाली। तो ये पहुँचे 50,000 तीर्थयात्री। आपकी खुद की सेना 50,000 के आसपास है, थोड़ी बहुत, मतलब जब गई थी यहाँ तो कम मान लो 40-50 जो भी इतने आसपास। आपके पास हज़ारों तोपखाने भी हैं, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, और तोपची कौन है आपका? गार्दी, इमरान खां गार्दी। तो भाई साहब अब आप जाओगे, साथ में आपके जा रहे हैं मराठा तीर्थयात्री। अब भाई साहब आपके पास लगभग 80,000 से 1 लाख लोग हैं टोटल अगर बात करी जाए तो, और उनकी हमें रसद की व्यवस्था भी करनी। देखो यार भाई साहब, कुल मिला के टैक्स में रसद लिया जाता था। गेहूं हो गया, धान हो गया, पैसा, सोना चांदी तो ठीक है उसको खाओगे थोड़ी ना, लेकिन मेन चीज़ है यहाँ पे अनाज या रसद, वो आपकी मेन रहती थी। तो यहाँ रसद की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी ढंग से। अभी रसद की आपूर्ति नहीं होगी तो परेशानी तो होना चालू हो जाएगा। ये भी एक मुख्य कारण रहता है हार का। किसकी हार का? मराठाओं की हार का। अब ये भाई साहब धीरे धीरे जलना चालू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उदगिर में इन्हें समाचार मिला था, वहीं से ये निकल जाते हैं। तो ये निकलते मार्च 1760 में ये उत्तर कूच करते हैं, उत्तर की ओर निकलते हैं। अब धीरे धीरे पहुँचते हैं मार्च, फिर पहुँचते हैं कहाँ? ये पूरा इलाका है यहाँ पे भरतपुर धौलपुर जो इलाका है ये राजस्थान वाला इलाका है। यहाँ के जो शासक हैं वो हैं जाट, सूरजमल जाट, वो सपोर्ट करेंगे मराठाओं का। ठीक है, अभी देखो यार मराठाओं की जो लड़ाई की टेक्टिक हुआ करती थी वो बेसिकली थी गोरिल्ला वार वाला, फोड़ा छुप गए। अब यहाँ उत्तर भारत में छुपने की व्यवस्था है ही नहीं आपके पास, दक्षिण में तो है, उत्तर में नहीं है। सूरजमल ने एक अच्छा प्रस्ताव दिया कि भाई साहब भारी भारी सामान छोड़ो,
यहीं पे, कहाँ, धौलपुर, भरतपुर में एक्चुअल में बोला था कि यहाँ भारी भारी सामान छोड़ो आप। क्यों? क्योंकि अपन करेंगे गोरिल्ला वार, ठीक है, तो भारी भारी सामान छोड़ो, गोरिल्ला वार। तो उन्होंने ये प्रस्ताव दिया, लेकिन जो यहाँ काम नहीं आने वाला था उत्तर भारत में, क्यों? क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है ना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहुँचे ग्वालियर। अच्छा, इससे पहले क्या है, चंबल पार करने को मना किया था इनके बाकी सरदारों ने। मल्हार राव जो थे आपके और जनकोजी सिंधिया जो थे, इन्होंने साफ मना किया। किसको? ये भी मराठा सरदार है अलग अलग, ठीक है। इन्होंने मना किया सदाशिवराव भाऊ को कि भाई मत पार करो, लेकिन ये नहीं माने कि यार अब इधर आए हैं तो काय के लिए आए हैं, फोड़ो यार, और क्या, ख़त्म करना है। तो ये पार कर देते हैं। ग्वालियर पहुंचते हैं ये मेरे ख्याल से जून, ग्वालियर पहुंच जाते हैं। ग्वालियर के बाद ये भैया फिर जुलाई लास्ट में पहुंचते दिल्ली। अभी दिल्ली में रुक जाते हैं, डेरा डाल लेते हैं। इस समय अब्दाली कहाँ है भाई साहब आपका? अनूपनगर। अनूपनगर मतलब रोहिलखंड वाला जो इलाका है, वहाँ कहीं आपका अब्दाली था। दिल्ली में इनने क्या करा कि भैया कूच करा। अब दिल्ली पे मिले तो इनको रसद की कमी यहाँ महसूस होना चालू हो गई। तो इनने ऐसा कहा जाता है कि जो दीवाने खास था, लाल किले में दीवाने खास, उसमें एक चांदी की चादर लगी हुई थी। तो इन्होंने वो चांदी की चादर पिघलवा दी कि भाई चांदी तो फिर से लगा देंगे, खाना तो होना चाहिए ना। तो खाने की बड़ी समस्या थी भाई। रसद एक बहुत बेहद बड़ी समस्या मानी गई है इस युद्ध के पीछे। अब भाई इनके पास व्यवस्था थी नहीं, तो इनने का क्या करा जाए, तो यहाँ पहुँचते हैं कुंजपुरा, हरियाणा। कुंजपुरा में क्या करेंगे ये कि वहाँ कुंजपुरा में कौन था? अभी वही व्यक्ति था जिसने मारा था अप्पाजी शिंदे को। तो कुंजपुरा के फोर्ट पे ये अटैक कर देते हैं अक्टूबर में, ठीक है। उससे पहले सितंबर में मराठा ने पेशवा को क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं कि भाई साहब यहाँ भूखमरी की समस्या है, कुछ व्यवस्था करी जाए, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। अभी क्या है कि ये भाई साहब मराठा जो हैं पेशवा अपने, ये एक सेना भेजते हैं, लेकिन वापस आ जाती है वो सेना, और कुछ कारणों से पुणे तक ही जा पाती है और वापस आ जाती है। ये भाई साहब अब अपनी व्यवस्था खुद करनी है, तो जाओगे आप, और कुंजपुरा में ये अटैक करते हैं। कुंजपुरा में अटैक करने से क्या होता है कि वही जो जिनने मारा था पेशावर में किसको, अप्पाजी शिंदे को, कौन कौन था वो, अब्दुल समद खां और कुतुब खां, ठीक है। सो इनको फोड़ दिया जाता है। 10 से 15 हज़ार की सेना की टुकड़ी थी वो, जो आगे जाके किस में शामिल हो जाती, अब्दाली के समूह में। तो उस टुकड़ी को इनने फोड़ डाला। ऐसा भीषण नरसंहार हुआ है कि क्या बताएं। तो 4-5 हज़ार लोग बच गए थे उसमें, उनको तो बंदी बना लिया। अब यार ये बात है अक्टूबर की। अक्टूबर में आपने उस पर कब्जा कर लिया, आपको रसद मिल गई, आप खुश हो। और यही बात चल रही है दशहरा की। तो दशहरा में कुछ 7-8 लाख रुपए का इनको पैसा मुआवजा दिया जाता है और रसद दी जाती है, हज़ारों मन गेहूँ दिए जाते हैं। तो इनका अभी कुछ समय के लिए काम तो हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है भाई साहब, ये हरियाणा के पास जो पानीपत वाला इलाका है, जहाँ अब लड़ाई होने वाली, एक्चुअल मूड अब बन गया है। अक्टूबर हो गया है, और यहाँ पे अब अक्टूबर में भी क्या है कि यहाँ से यमुना नदी निकल रही है। तो यमुना नदी उफान पे चल रही है। यमुना के एक तरफ कौन है, अब्दाली की सेना। उसने कहा कि नहीं भाई साहब अब दिक्कत हो जाएगी, ये इन लोगों ने फोड़ना चालू कर दिया, अपन को भी बचाना पड़ेगा। तो जब अटैक होता है उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उफनती हुई यमुना को पार किया किसने, अब्दाली ने। कब, अक्टूबर में ही, 27 अक्टूबर, 10-12 दिन बाद। और ये अब पहुंच गया, दिल्ली क्रॉस करके पहुंच गए हैं, और अब यहाँ लड़ाई होना निश्चित। अब दिक्कत क्या है कि भाई साहब आपकी रिसर्च चल रही है दिल्ली वाले इलाके से, आप कुंजपुरा से आगे निकल गए। अब कुंजपुरा से आगे आप निकले हो कहाँ, पंजाब की ओर, कि चलो और यहाँ व्यवस्था कर ले। तो यहाँ से अब दिक्कत क्या हो गई कि आप ना दिल्ली से आपका संबंध बन पा रहा है, और इधर तो इनने कुछ समय पंजाब से व्यवस्था करी है, ठीक है, कि रसद हो जाए, लेकिन वहीं दिक्कत चालू हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि अब्दाली ने इनने पूरी रसद काट दी। रसद काटी तो लगभग 2-2.5 महीने ये बिना रसद के रहे। बिना रसद के रहने से जो दिक्कत हुई है वो ऐसी कि यार, एक तो माहौल ख़राब है, सर्दी वाला भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर शीतलहर वाला समय है, पानी अलग गिरता है। तो ये पूरा ख़राब, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन। अब इस वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में ऐसी हालत, और हैजा और फैल गया।
हैजा फैला तो हज़ारों जानवर मरे पड़े, लाखों जानवर बल्कि हज़ारों लोग मरे पड़े, बदबू से बेहाल है माहौल। उस स्थिति में आप सोचो कि ये रह रहे हैं। अब ना चाहते हुए भी कुछ करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इटावा के आसपास जो मराठा सरदार रहा करते थे, गोविंद पंत बुंदेली, उनसे संपर्क करा कि भैया इनकी रसद काटो। तो वो जाते हैं, इनकी रसद काटते हैं। अब रसद इनकी ख़त्म करते हैं तो बाद में वो इन पे अटैक करेंगे बुंदेले पे, और फिर बुंदेले की मृत्यु हो जाती है और यहाँ से पासा पलटना हो जाता है चालू दिसंबर के आसपास। अब आपके पास तो है ही नहीं ना, रसद है नहीं, आप क्या करोगे? जा सकते नहीं हो क्योंकि यहाँ से किसने घेर रखा है? अब्दाली ने। या तो अब लड़ना है या ऐसे ही मर जाओ। तो बिना लड़े मरने से तो अच्छा लड़ के मरना है ना। तब जाके सारे सरदारों ने, जो भी मराठा सरदार थे, उनने सदाशिव भाऊ को बोला भाई साहब कि अब या तो करो या मरो वाला काम है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब अपन को निकलना है। क्यों? क्योंकि ये जो साथ में तीर्थयात्री हैं ये भी तो हमारे साथ हैं, तो अब अपन को वापस जाना ही पड़ेगा, कैसे भी करके करना है, चाहे अटैक करो चाहे जो करो। तो सदाशिव भाऊ ने फिर बोला कि ठीक है अब करना है तो करना ही है। तो ऐसा कहा जाता कि कमज़ोर टेक्टिक का यूज़ करा, जिसे उस समय बोला जाता था फ्रेंच स्क्वायर। ठीक है, फ्रेंच स्क्वायर मतलब कैसा कि ये जो है आपकी सेना रहेगी पूरी, और इस सेना में बीच में क्या होगा, ये वो लोग होंगे जिन्हें ज़रूरत है हमारी, पूरी की पूरी चारों तरफ सेना होगी और बीच में वो लोग हैं जैसे ये तीर्थयात्री लोग जो कमज़ोर लोग, उनको बचाने के लिए। ये बेसिकली फ्रेंच स्क्वायर जो टेक्टिक है ये एक डिफेंसिव टेक्टिक है, डिफेंस के लिए, कि भाई हम अटैक नहीं करेंगे, हम डिफेंस करेंगे, ताकि क्या हो कि ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें नहीं आता कुछ, ये तो यार तीर्थयात्री है ना, इनको कुछ नहीं आता, इनको बचाना ज़्यादा ज़रूर, तो वो तकनीक इनने यूज़ करी। हालांकि कुछ लोग या मल्हार राव जो होलकर थे या इन लोग थे, इन्होंने मना किया कि नहीं भाई साहब इसमें, लेकिन नहीं माने। अब उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही करता है ताकि कहीं ना कहीं लोग तो बचेंगे। मैंने कहा ठीक है, अब का ये भी परिप्रेक्ष्य सही है क्योंकि हमारी प्रजा है। पानीपत में फिर आमने सामने ही है, अब आमने सामने ही है तो अब क्या करोगे आप? तब जाके फिर दिन आता है वो मेन दिन, जिस दिन को शुरुआत होती है युद्ध की, वो है आपका 14 जनवरी का दिन। मकर संक्रांति होती है, याद रखिए इस दिन, और इस दिन बुधवार हुआ कर रहा था। तो सुबह से ही लड़ाई शुरू होती है 9 बजे करीब, 9 साढ़े 9 ऐसा कहा जाता है। फिर वही फ्लैंक की बात चलेगी, लेफ्ट राइट सेंटर। ये आपकी है लेफ्ट विंग और ये इनकी है राइट विंग। ये अब्दाली है मान लो, ये भाऊ हैं सदाशिव भाऊ, ठीक है। तो इधर जो लेफ्ट विंग थी उसकी कमान थी इब्राहिम खां गर्दी, जो आपके तोपची थे ना उनके हाथों में। कैबिलरी जो थी है विट्ठल देव सिंधे, इनके अंडर सारी की सारी कैबिलरी हुआ करती थी। अभी क्यों इनका नाम आ रहा है? क्योंकि यहाँ एक गलती करने वाले हैं ये, और जो हमें भारी पड़ने वाली, विट्ठल देव सिंधे, ठीक है। अब हाथी पे बैठे कौन? सदाशिव भाऊ और बाकी मराठा सरदार। और मराठा सरदारों में याद रखना आप कि यहाँ पे विश्वासराव भी हैं। विश्वासराव कौन है भाई? नाना साहब के बेटे हैं ये, और अगले उत्तराधिकारी बनने वाले। हाथी पे बैठे हैं अपने, अब ये चल रहा है, ये साथ में है किसके? सदाशिव भाऊ के, और सारा सब चल रहा है। शुरुआत बहुत अच्छी रही, बेहद अच्छी रही। क्या हुआ कि भाई अपने तोपची हैं, इन्होंने फोड़ना चालू करा, ठीक है, और इनकी राइट विंग को तहस नहस कर डाला। अब्दाली राइट विंग को तहस नहस करा, साथ ही साथ सेंट्रल विंग भी तहस नहस हो गई। यहाँ दिक्कत क्या है कि भाई साहब इनने एक रिजर्व फोर्स बचा के रखी हुई थी 15,000 की। किसने? अब्दाली ने। बल्कि गलती यहाँ किसने करी? भाऊ ने, कि इनके पास कोई रिजर्व फोर्स थी ही नहीं। इनने का पूरी शक्ति से अटैक करो, ख़त्म करते निकलते, और प्लान सक्सेस हो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग दोपहर के 1 बजे तक पलड़ा भारी किसका था? मराठाओं का। लेकिन वो आखिरी का समय जो गड़बड़ होता है वहाँ दिक्कत चालू होती है। दिक्कत कहाँ होती है कि जैसे ही ये आगे बढ़े, इनने कहा कि भैया अपन पीछे पीछे बढ़ना चालू करेंगे इनके, लेकिन ना जाने कहाँ से क्या दिमाग में आया, विट्ठल देव सिंधे की जो कैवलरी थी वो ओवरटेक करके किसको? गार्दी को। तो फ्लैंक थी जो इनको, इनकी फ्लैंक को ओवरटेक कर गई। अब आपकी ये तोपें हैं सारी और आपकी ही सेना आपके आगे खड़ी है, उसके बाद है किसकी सेना? समझ रहा है? तो यहाँ आप चाहते हुए भी अपनी सेना पे थोड़ी ना वार करोगे, तोपें चलाओगे क्या? तो इसके कारण भैया ये ब्लॉक हो गए,
कौन? इब्राहिम खां गारदी। यहाँ जो दूसरी घुड़सवार टुकड़ी थी सदा से भाऊ के नेतृत्व में, वो हाथी पे थे, बाकी जो तो उनने चालू करा फोड़ना, वो निकलना चालू होते हैं जो कैवलरी के साथ ही रहते हैं, और ये निकलना चालू कर देते। अब निकलना चालू करने से दिक्कत क्या होती है, ये अभी पीछे है, मतलब कहीं ना कहीं ये हार रहे हैं। इसी किसी कस्मोकस में क्या होता है, अचानक से यहाँ पे जो हाथी पे बैठे विश्वास राव है उनको लग जाती है गोली लगती है, वहीं सडन डेथ होती है। तो भाई अब सदाशिव भाऊ चाचा थे उसके विश्वास राव के, अपने भतीजे को गोली लगी तो चटकेगा ना आदमी, तो आओ देखा ना ताओ उसको देखने पहुंच जाते हैं, जल्दी हाथी से उतर के उसको देखने चले जाते। अब और इमोशन जागृत होते हैं, तो ना चाहते हुए भी ये सेना में घुस जाते हैं कि अब तो डायरेक्ट ही फोड़ूंगा, और उसी बीच में क्या होता है, ये पहुंच जाते हैं अब्दाली की सेना के बीचों बीच, वहाँ इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और यहाँ अब जब आपकी सेना देखेगी कि भाई साहब हाथी खाली, अभी तक हम बात यही करते आ रहे हैं कि हेमू के साथ भी हाथी खाली, ठीक है, तो यहाँ हाथी खाली, अब सेना का मनोबल तो यहीं गिरेगा ना, और वही पल होता है जहाँ हार चालू। और इसी मनोबल कम में एक दूसरी जो सडन चेंज प्रक्रिया रहती है अब्दाली की, वो अपनी रिजर्व फोर्स भी लगा देता है, जो नए ताकतवर लोग, बिल्कुल मनोबल बढ़े हुए लोग आते हैं आपके साथ, जिन्हें दिक्कत नहीं, आप तो हारे हो, कुछ ले भूखे हो यार। तो वो सारे लोगों का जो लॉस है या जो यहाँ पे गलतियाँ हैं, वहीं कहीं ना कहीं यहाँ हार का एक कारण बनती है। इसमें बहुत सारे मराठा सरदारों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वह जो 50,000 श्रद्धालु थे या जो आपके तीर्थयात्री थे, उनका भी बेरहमी से कत्ल किया जाता है। बाद में फिर इनकी बॉडीज़ मिलती हैं सदाशिव भाऊ और विश्वास राव की। पिताजी के पास संदेश पहुंचता है पेशवा के पास कि भैया ऐसा ऐसा हाल हुआ। पेशवा बड़े छटक जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और पहुँचते हैं, तैयार हो जाते हैं अपनी सेना लेके कि हम फोड़ेंगे। अब अब्दाली ने कहा हमारे भी तो लोग मरे हैं भाई, हम लड़ेंगे, क्यों लड़ें तुमसे, हमने ठीक है हम जीत गए और हमें शासन करना नहीं, हम वापस जा रहे हैं, तुम कर लो दिल्ली का शासन। तो उनने ऐसा पत्र लिख के भेज देते हैं पेशवा को कि भाई हमें नहीं लड़ना आपसे, हम अभी जीत चुके हैं और हमें शासन थोड़ी ना चाहिए, हम तो अटैक के लिए आए थे, हम जा रहे हैं वापस, आप संभालो अपना दिल्ली। लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता। शाम को 4 साढ़े 4 बजे युद्ध खत्म हो जाता और यहाँ सब खत्म, ठीक है। तो ये एक शासन था। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि 70 वर्षों का जो मराठा साम्राज्य था 7 घंटे में खत्म, ठीक है, 7 घंटे में ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे भाई अपने बेटे की मृत्यु के बाद अवसाद में चले जाते हैं बाजीराव द्वितीय या नाना साहब, और 61 में ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद अब बड़ा बेटा तो एक्सपायर हो गया विश्वास राव, दूसरा बेटा शासन करेगा माधव राव, तो वो अगला पेशवा बनेगा, ठीक है। अभी इनके भाई बचे हैं रघुनाथ राव, जो आगे जाके राघोबा के नाम से बनते हैं पेशवा, और ये बड़े ही लालची व्यक्ति थे या अयोग्य टाइप के थे, लेकिन इनमें लालच ज़्यादा था पेशवा बनने का, जो आगे जाके इनका पूरा होगा। तो एक अच्छा माहौल था, मराठा साम्राज्य पूरे भारत पे था लगभग, और उसका अंत यहाँ इतना निर्मम हो जाता है। यहाँ से कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर हो जाता है मराठा साम्राज्य, ठीक है। ज़्यादा नहीं चल पाता, 1818 में ख़त्म ही हो जाता पूर्णतः। अभी थोड़ी समय बाद 1780 के आसपास, 90 के आसपास तो अंग्रेज़ों का प्रभुत्व चालू हो जाना है, तो वहाँ उनसे संधि हो जाएगी, ठीक है। और संधि के बाद यही जो है राघोबा, जो पेशवा राघोबा रहेंगे, यही अंग्रेज़ों से संधि कर लेते हैं और यहाँ से पूरा माहौल ख़त्म हो जाता है। तो ये है आपका आज का वीडियो, जिसमें हमने पूरी चर्चा करी है लगभग पानीपत के युद्ध के बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, ठीक। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।